डाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, नींद को लेकर कैसा है? नींद का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कई पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे पेशाब का बार बार आना, पेशाब की जगह पर जलन होना मेल्स या फीमेल्स में, तो ये स्ट्रेस की वजह से भी मैंने देखा है कि बहुत से पेशेंट्स में होता है। तो स्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके सिम्टम? बहुत ज़्यादा पेशाब को रोकने की आदत बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे को यूरिन रोक के रखते हैं। या तो अनएड्रेस्ड कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लैडर एम्प्टिंग इम्पैक्ट होता है, और तो हमारी लाइफस्टाइल एंड डाइट के पैटर्न से ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने से प्रोस्टेट ग्लैंड, अक्सर सुनने में आता है कि प्रोस्टेट कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम होता है कि एक्टिव प्रोस्टेट होता क्या है। जब भी 50 के एज के बाद यूरिनरी सिम्टम्स आए तो इसको निगलेक्ट ना करें, ताकि हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के मेजर इशू को निगलेक्ट ना करें, मिस ना करें। हेलो, आप सुन रहे हैं फहमीज़ लाइफ स्पैन लैब, जहां बात होगी आपकी सेहत की साइंटिफिक बेसिस पर। मैं हूं डॉक्टर नजीब फहमी। इस पॉडकास्ट में सिंपल, प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड बातों के थ्रू हम आपकी सेहत को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। बचपन से लेकर लाइफ के हर स्टेज तक सिंपल सर्दी, जुकाम, खांसी, हार्ट अटैक, हार्ट का ऑपरेशन और ब्रेन सर्जरी तक, प्रिवेंशन से लेकर एडवांस्ड केयर तक हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट एडवाइस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और सबसे इम्पोर्टेंट आपके सवालों के जवाब, क्योंकि बीमारियों की सही अंडरस्टैंडिंग ही हमारी बेटर हेल्थ की पहली स्टेप है। चलिए शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर ताइफ हैदराबाद से मौजूद हैं। आपने एमएस जनरल सर्जरी और एमसीएच यूरोलॉजी में किया है। आपका तजुर्बा 12 साल का है। साथ साथ आप जो है ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, लेकिन आपका यूरोलॉजी से मुताल्लिक़, यानी यूरोलॉजी का मतलब समझ लीजिए, यूरोलॉजी यानी किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा, और किडनी स्टोन्स, और यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब के इन्फेक्शन और पेशाब का बार बार आना, इन तमाम चीज़ों के आप एक्सपर्ट हैं। ऑपरेशंस गैर मामूली करते हैं। वो आज हमारे साथ हैं। आज हम उनके साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो हमारे आम सवालात हैं, कॉमन क्वेश्चंस जो हैं, उसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब टू द पॉडकास्ट। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस, रियल नॉलेज का अवेयरनेस दें, और उसमें लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको दूर करें, ताकि वो लोग गैर ज़रूरी परेशान ना हों। तो इस सिलसिले में आपकी गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी। आज का हमारा ये पहला पॉडकास्ट जो है, हम कवर करेंगे कॉमन जो डिसीज़ेस है। तो मैं जानना चाहूँगा कि भारत में आजकल हमको कौन से कॉमन डिसीज़ेस हैं जो आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड हैं, जैसे किडनी है, यूरेटर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, स्टोन्स हैं, तो उसके प्रोस्टेट है, तो उसके सिलसिले में बताइए कि किसका प्रेवलेंस ज़्यादा है, कौन सी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और किस तरह से हमको उसको हैंडल करना चाहिए। आज के ज़माने में जैसे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो यूरोलॉजी में जैसे आपने बताया कि किडनी से लेके यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड एंड एंड्रोलॉजी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं। तो इसमें आज के डेट में जो कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो पब्लिक में है वो किडनी स्टोन रिलेटेड है। तो किडनी का स्टोन्स का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इशू पब्लिक में है। तो किडनी का स्टोन प्रॉब्लम हो गया। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो है यूरिन इन्फेक्शंस का है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है इंडिया में, इसी तरीके से यूरिन इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते जा रहा है। हालांकि सिर्फ डायबिटीज़ एक ही ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है जो इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करता है। बहरहाल इन्फेक्शन यूरिन का दूसरा प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होना, ये तीसरा प्रॉब्लम है जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट का या फिर किडनी के कैंसर्स, इसका प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा हैं। तो किडनी प्रॉब्लम कैंसर हो गया, या फिर ब्लैडर कैंसर हो गया, या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये काफ़ी कॉमन इश्यूज होते जा रहा है। एक और चीज़ जो कई कॉमन तरीके से पाया जाता है, ये यूरिन का लीकेज का मसला होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं।
तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लैडर पे कंट्रोल थोड़ा कम होता है और यूरिन का लीकेज का मसला काफ़ी परेशान करता है लोगों को। तो ये यूरिन लीकेज भी यूरोलॉजिकल कॉमन प्रॉब्लम्स में एक है। तो हम डिसीज़ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइफ़स्टाइल, आजकल डाइट और लाइफ़स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, लोग अवेयरनेस इसके बारे में हासिल कर रहे हैं कि किस तरह से हम खाना खाएँ, किस तरह से एक्सरसाइज़ करें, नींद का कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का क्या इन बीमारियों पे भी जो आपसे रिलेटेड हैं, उन पर भी क्या असर होता है कुछ? कि उन पर भी कुछ चेंजेस करने से फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल। जैसे ये कहा जाता है कि हमारा हेल्थ जो हम खाते हैं इसका डायरेक्ट इंडिकेटर होता है। तो अगर काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी डाइट होता है तो डेफ़िनेटली काफ़ी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे असर करता है। डाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये वाटर इंटेक से ताल्लुक़ रखता है। अगर पानी का इंटेक कम है, 2.5-3 लीटर से कम है, तो इसमें क्या होता है, कई सारे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है किडनी का स्टोन प्रॉब्लम। तो अगर वाटर इंटेक कम होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो डाइट में एक चीज़ वाटर इंटेक का होता है, दूसरा डाइट का पैटर्न में अगर प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है या फिर नॉन वेज इंटेक ज़्यादा है, इससे भी स्टोन इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और जितना हम लोग हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इंटेक ज़्यादा होता है, उतना ही अपने को इन्फेक्शन से रिस्क कम होता है और प्रोस्टेट के इश्यूज भी इनडायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। नींद को लेकर कैसा है? नींद का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर हम लोग निग्लेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट स्लीप पे होता है। स्लीप की वजह से शायद बीपीएच और या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा महसूस होता है, बट अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशन नहीं मान सकते। हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में, अब हम फिजिशियन हूँ मैं, तो कई पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे पेशाब का बार-बार आना, पेशाब की जगह पर जलन होना, मेल्स या फीमेल्स में, तो ये स्ट्रेस की वजह से भी मैंने देखा है कि बहुत से पेशेंट्स में होता है। तो स्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके सिम्पटम्स में? बिल्कुल, आजकल के ज़माने में जैसा लाइफ़स्टाइल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से बॉडी और माइंड और नर्व्स रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। सो हर ऑर्गन सिस्टम में हम लोग इसका असर देख रहे हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में भी ये बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। जैसे-जैसे लाइफ़स्टाइल स्ट्रेस बढ़ता है और ख़ास करके स्ट्रेस का कोई एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड नहीं है, डिफाइंड लिमिट नहीं है। हर किसी का बर्दाश्त करने की ताकत अलग-अलग किस्म की होती है। जैसे ही इंसानी बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाती है स्ट्रेस लेवल्स का, तो उनमें सिम्पटम्स पाए जाते हैं और यूरिनरी सिस्टम में ये कॉमनली जैसे सर आप बताएं कि जलन होना, बेचैनी होना, कमर में दर्द होना, अलग-अलग पेशाब की जगह पे या फिर मांसपेशियों में दर्द होना, ये सिम्पटम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ये डायरेक्टली लाइफस्टाइल स्ट्रेस से कोरिलेट करते हैं सर। तो अब हम डिसीज़ स्पेसिफिक की बात करेंगे। मैं फिजिशियन हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट देखता हूँ, तो उसमें हमने देखा है कि एक बहुत निग्लेक्टेड बीमारी है जो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी किडनी का इन्फेक्शन, यूरेटर का इन्फेक्शन, पेशाब की थैली का, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन या यूरेथ्राइटिस। इसके सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप गाइड करेंगे ये इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और इससे बचाव करने के बचना कैसे चाहिए, उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? यूरिन इन्फेक्शंस एक बहुत निग्लेक्टेड एंटिटी है। जैसे मान के चलिए उसको जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। खास करके फीमेल पेशेंट्स में। औरतों में यूरिन इन्फेक्शन की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि थ्रू आउट लाइफ ज़िंदगी में कम से कम 5 में से 4 औरतों को एक ना एक बार यूरिन इन्फेक्शन होता ही होता है। और इसका बायोलॉजिकल रीज़न है कि यूरिन पैसेज काफ़ी शॉर्ट होना, यूरेथ्रा काफ़ी शॉर्ट होना। तो इंसिडेंस 70 टू 80% फीमेल्स कम से कम एक बार तो यूरिन इन्फेक्शन होता ही होता है। प्रॉब्लम और मैग्नीफाई तब होता है कि 30% लेडीज़ में बार-बार मतलब रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये रिकरेंट इन्फेक्शन पैटर्न को हम लोगों को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरीके से रिलेटिवली अगर देखा जाए तो मेल्स में यूरिन इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन जब भी होता है मेल्स में यूरिन इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके सिम्पटम्स क्या रहेंगे? कैसे पहचाने लोग? सिम्पटम्स कॉमनेस्ट सिम्पटम्स जो होते हैं यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है, पेशाब में जलन महसूस होना सबसे कॉमन सिम्पटम है। उसके अलावा बार-बार यूरिन जाना, जैसे मान के चलो हर आधे घंटे में यूरिन आने के सिम्पटम्स आते हैं।
जब भी यूरिन आता है तो ऐसे लगता है कि दौड़ के जाके यूरिन पास करें कि निकल जाने का डर, feeling है। अर्जेंट की और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो बाकायदा यूरिन लीक भी होता है। तो बर्निंग सेंसेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, अर्जेंसी है, और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो बुखार, ठंडी लगना होता है, कभी कभार पेशाब में खून भी दिखता है। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को ये पॉइंट करता है कि सीवियर इन्फेक्शन की खून तो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने के बाद आ जाता है। लेकिन इसका बुखार की खुसूसियत मैंने ये देखा ख़ास तौर पे कि बस जस्ट ऐसा, आम तौर पर आम ज़बान में ये कहा जाता है कि आंख को काटा आया और चला गया, अचानक फीवर आता है फिर थोड़ा गायब हो जाता है। तो इसमें थर्मोमीटर के इस्तेमाल की बहुत ज़रूरत है। जब भी आप घर पर रहेंगे, अचानक ऐसे फीवर आपको महसूस होता है बार बार, शुगर के पेशेंट्स खास तौर पर, थर्मोमीटर से अगर आप नोट कर सकेंगे बुखार कितना आया, उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि हमको यूरिन का इन्फेक्शन डायग्नोस करने में मदद मिलती है। तो जाड़ा बुखार जिसको कहते हैं, फुल बुखार और जाड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन के बाद आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर जाड़ा बुखार आ रहा है, थोड़ा ठंडी के साथ बुखार आ रहा है, तो हम डाउट कर सकते हैं कि शायद पेशाब की खराबी के साथ अगर वो है तो वो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे बचने के सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने का एक एस्पेक्ट तो होगा, सिम्टम्स आ गए तो निगलेक्ट नहीं करना है, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अर्ली स्टेज पे पिकअप कर लें और उसका सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट करें। अगर हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो इसमें लाइफस्टाइल पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ लाइफस्टाइल जी, इसमें सबसे ज़रूरी बात, जैसे डायबिटिक इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50% इंडियंस डायबिटिक होते जा रहे हैं, तो ब्लड शुगर कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इसके ऊपर जितना भी तवज्जो दें कम रहेगा, क्योंकि अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो इम्यूनिटी कम रहेगी, जैसे ही इम्यूनिटी कम हो गई तो यूरिन इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा होता है। तो ब्लड शुगर डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा एहतियात रहना चाहिए। और दूसरी बात, वाटर इनटेक के ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि काफ़ी सारे लोगों में वाटर इनटेक बहुत कम होता है, हार्डली 2 ग्लास 3 ग्लास सारे दिन में पीते हैं, हालांकि बॉडी का रिक्वायरमेंट ईजिली 2.5 से 3 लीटर के आसपास होता है। एक शख्स से दूसरे शख्स को वाटर इनटेक थोड़ा चेंज होता है कि लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा है। अगर कोई बाहर धूप में फिरता है तो उसका वाटर इनटेक ज़्यादा होता है, कोई हमेशा कंटिन्यूस घर पे रहता है तो शायद हल्का सा कम होता है। लेकिन थंब रूल के हिसाब से अंदाज़न 2.5-3 लीटर वाटर इनटेक लेना ज़रूरी है, और थ्रू आउट द डे स्प्रेड होना चाहिए। जैसे नहीं कि सुबह 1 लीटर पिए, शाम में 1 लीटर पिए और मेरा कोटा ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं करना है। हर 2 घंटे में 1 ग्लास पानी पीते रहिए ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा और बहुत ज़रूरी बात यह है कि हर 2 से 3 घंटे में एक बार यूरिन पास करना है, पेशाब को जाना है। एक गलत आदत जो कॉमन बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा पेशाब को रोकने की आदत बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे को यूरिन रोक के रखते हैं। या तो स्कूल और कॉलेजेस में ये आदत बनाई जाती है कि स्कूल के दौरान क्लास को डिस्टर्ब ना करें, और बहुत ज़्यादा गैप करते रहते हैं, होल्ड करने की आदत बनती जाती है। जितना आप ज़्यादा यूरिन होल्ड करेंगे, बैक्टीरिया उतना अंदर रुकता जाएगा और इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ते जाएंगे। तो 2 घंटे में एक बार यूरिन का पास करना ज़रूरी है। इसका एक और सोशल रीज़न ये है कि क्लीन वॉशरूम्स अवेलेबिलिटी का एक मसला रहता है। तो ये तो एक मेजर सोशल इशू है, उसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाते। जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन हमको ये तवज्जो देना है कि 1 in 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटे में एक बार यूरिन को एम्प्टी करें। तो वाटर इनटेक मेंटेन करें और रेगुलरली ब्लैडर एम्प्टी करें, शुगर्स को कंट्रोल करें, ये इंपॉर्टेंट है। एक चौथा जो चीज़ है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा। तो अनएड्रेस्ड कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लैडर एम्प्टिंग इम्पैक्ट होता है और यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। तो हमारी लाइफस्टाइल एंड डाइट के पैटर्न से ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लैडर फंक्शनिंग इम्पैक्ट होते हुए इन्फेक्शन को लीड कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये लाई। ये तो बहुत कम लोगों को पता है कि पेट की खराबी की वजह से अगर मोशन साफ़ नहीं होता है, मोशन में अगर आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, बार बार साफ़ नहीं होता है, आप अगर फ्रूट्स नहीं खाते हैं, आप फाइबर्स नहीं खाते हैं, कच्ची चीज़ें आप अगर नहीं खाते हैं, सिर्फ राइस, रोटी और दाल और गोश्त ही खा रहे हैं, और मोशन अगर साफ़ नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से पेशाब का निकलने का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अभी जैसे आपने बताया कि पेशाब को बहुत ज़्यादातर रोक कर रखना, तो मेरे पास यंग गर्ल्स, ख़ास तौर पर फीमेल्स और यंग लड़कियाँ, स्कूल गोइंग गर्ल्स, ये बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वॉशरूम सही नहीं होने की वजह से और टीचर्स भी उनको जाने नहीं देते, उसकी वजह से वो लोग पेशाब रोक कर रखते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, जिसकी वजह से उनको सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं।
जैसे आज ही हमने देखा कि क्रॉनिक यूटीआई वाली लड़की, जी। एकदम 13 साल की एक लड़की को हमने देखा कि वो प्रॉब्लम में है, 3 साल से वो गोलियां खा रही है लेकिन उसका रिलीफ नहीं है। तो ये जो लोग इंस्टीट्यूशन वाले हैं, जिनके स्कूल्स हैं, जिनके कॉलेजेस हैं, जिनके पास ऑफिसेस हैं, उन लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि वो अपने वॉशरूम्स को क्लीन रखें, ताकि फीमेल्स के लिए सिलसिले में ख़ास तौर पर वो लोग ईज़िली जाकर प्राइवेसी के साथ यूरिनरी ये प्रॉब्लम से बच सकें, ताकि वो अपना वॉशरूम सही वक्त पर यूज़ कर सकें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम था जिसके बारे में हम बात किया। इसके बाद जेंट्स में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मसला है, जैसे अभी आपने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, जो यूरिनरी ब्लैडर के नेक पर होता है। तो ये कौन सी एज से इसका सिम्टम आना शुरू होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, पहचानने के लिए हमको कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड अक्सर सुनने में आता है कि प्रोस्टेट कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम होता नहीं कि एक्चुअली प्रोस्टेट होता क्या है। पेशाब के थैली के बिल्कुल नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो नॉर्मली हर मेल्स में होता है। ये इसका काम क्या होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल में स्पर्म्स के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है। तो जब तक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल एज रहता है तब तक प्रोस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये सारे मेल्स में होता है। तो इसके रिलेटेड 3 इश्यूज हो सकते हैं। पहला, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग प्रोस्टेटाइटिस बोल सकते हैं। दूसरा, उम्र के साथ साथ 40 या 50 के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने का स्टार्ट होता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में बढ़ना स्टार्ट होता है तो यूरिन के फ्लो में रुकावट क्रिएट करता है। तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो अभी जैसे मान के चलिए प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, फर्स्ट प्रोस्टेटाइटिस है, ये कॉमनली 20s एंड 30s के एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेल्स में इन्फेक्शन का इंसिडेंस कम कॉमन है, लेकिन जब भी होता है तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। तो प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसा ही कॉम्प्लिकेशन है। अगर यूरिन से बैक्टीरिया प्रोस्टेट में पहुंच जाता है तो वहाँ से प्रोस्टेट से इन्फेक्शन को क्लियर करने में हमको कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं, और प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसमें सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि पेशाब में जलन के साथ साथ पेशाब का फ्लो कम हो जाना, जोर लगा के यूरिन करना, जोर लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि यूरिन थोड़ा बच जा रहा है, और अर्जेंट जाके करना, बार बार जाके करना है, रात में बार बार उठ के यूरिन पास करने की फीलिंग आती है, और कमर के नीचे हिस्से में दर्द होना, कई बार सेक्स के बाद स्पर्म्स में ब्लड दिखाई देना, ये सारे प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। दूसरा एज ग्रुप जो है 40s, 50s एंड 60s में प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के रिलेटेड BPH जो है, तो उसके सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। सिम्टम्स अगेन ओवरलैपिंग है, जैसे यूरिन का फ्लो धीमा हो जाना, जोर लगा के करने के बाद भी यूरिन बच जाने जैसे फीलिंग होना, बार बार जाके करने के बाद थोड़े यूरिन के ड्रॉप्स लीक होना, रात में बार बार उठना, तो ये सारे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ यही एज ग्रुप में 50 to 80 के एज ग्रुप में सेम सिम्टम्स के साथ साथ ओवरलैपिंग प्रोस्टेट कैंसर का इशू आता है, जिसमें इसके अलावा कभी कभार ब्लड यूरिन में दिख सकता है, या फिर लो बैक पेन, जब प्रोस्टेट कैंसर बोन्स को इन्वॉल्व करता है। तो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का ये एक सिम्टम है। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब भी 50 के एज के बाद यूरिनरी सिम्टम्स आए तो इसको निगलेक्ट ना करें, ताकि हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के मेजर इशू को निगलेक्ट ना करें, मिस ना करें। तो ये असेंशियल हो जाता है। तो ये सिम्टम्स में जब भी आते हैं हम लोग बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं। यूरिन का इवैल्यूएशन होता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, और अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्या हो रहा है। PSA टेस्ट एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये सिंपल ब्लड टेस्ट से हमको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क हम लोग एसेस कर सकते हैं, और एक ब्लड टेस्ट अपने को कैंसर डिटेक्ट या फिर रूल आउट करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। कितने दिनों में एक बार PSA टेस्ट करवाना चाहिए, रिपीट 40 के बाद अक्सर एक बार इवैल्यूएशन होता है, और अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज अप टू 4 नैनोग्राम्स पर ml का होता है, 4 से ज़्यादा अगर होता है तो रिस्क जोन में आते हैं। अगर नॉर्मल है तो 2 साल में एक बार कर सकते हैं, सफिशिएंट रहेगा। ओके। एक सिम्टम मैं आपको यहाँ पर चाहूँगा कि आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि कई नौजवान बच्चे भी, कई यंग मेल्स, खास अब मेल्स की बात चल रही, प्रोस्टेट की बात चल रही है, तो वो लोगों का ये होता है कि मोशन पास करने के बाद या यूरिन के बाद उनके आखिरी उसमें जो है वहाँ पर वाइट सीमेंट के जैसा डिस्चार्ज आता है।
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये जैसे यंग बच्चों में होता है, अनमैरिड बच्चा भी है तो वो ये कहता है कि मेरा मनी निकल रहा है या सीमेन निकल रहा है, तो उसके लिए वो परेशान होकर आयुर्वेदिक डॉक्टर से इससे उससे जाकर वो लोग मिलते हैं और वो जाकर वहाँ पर हज़ारों रुपया खर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और का शिकार हो जाते हैं। किसी की शादी होने वाली होती है या किसी की शादी हो चुकी है, फिर भी अगर ऐसे इस किस्म का सिम्टम आता है कि वो यूरिन में कुछ ड्रॉप्स सीमेन के जैसे निकलते रहते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि साइंटिफिक रीज़न क्या है? सर इसका देयर इज डिफरेंस, जैसे बायोलॉजिकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं और सोशली जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं, ये दोनों का मिसमैच है। बायोलॉजिकली बाय 18 ईयर्स मेल्स मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं और मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी पोटेंशियल 21-22 के एज ग्रुप में होते हैं। सो 20-21 से लेके 30-35 तक स्पर्म प्रोडक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी पे रहता है। ये बायोलॉजिकली मेल इज रेडी फॉर रिप्रोडक्टिव साइकिल, राइट, बट सोशली दे आर नॉट येट मैरिड, यस, तो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं है। राइट, तो सेक्सुअल एक्टिविटी प्रोबेबली शायद मैरिज के बाद में, मैरिज का एज 25 से 30 अभी पता नहीं 35 के आसपास भी जा रहा है। तो बायोलॉजिकली नेचर हैज मेड हिम रेडी फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, सोशली दैट इज नॉट बीइंग मेट टिल 30-35 ईयर्स। तो तब तक क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस नॉन स्टॉप साइकिल रहता है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहता है सीमेन का। जैसे ही स्टोरेज कैपेसिटी टेस्टिस में बढ़ जाता है, फिनिश हो जाता है, ओवरफ्लो होके जो भी स्पर्म्स रहते हैं वो यूरिन पैसेज में लीक करके आते हैं। सो दिस इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स व्हिच इज हैपनिंग नेचुरली। तो जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा है और सेक्सुअली एक्टिव ना रहने की वजह से वो लीक करके ये सीक्रेशन में प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व होता है ना? ये प्रोस्टेट के थ्रू, क्योंकि मोशन पास होते हैं, जब भी जोर लगाते हैं, वो जब रब करके जब निकलता है तो वहां से प्रेशर होने की वजह से ये अगेन कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड ज्यादा होता है। ओके, तो जब भी कॉन्स्टिपेटेड मेल्स रहते हैं, फोर्स ज्यादा लगता है, स्ट्रेनिंग ज्यादा होता है, सो ये सिक्रीशन स्पर्म्स के साथ प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस यूरिन पैसेज में निकलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज ये कॉमनली एड्रेस नहीं होता है, ओपनली डिस्कस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मेल्स ये फील करते हैं कि ये कुछ मेजर प्रॉब्लम, राइट, और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इसको अलग अलग किस्म से एट्रीब्यूट किया जाता है। और जैसे आप बराबर एड्रेस कर रहे थे, ये सोच की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा होता है, और ये एंग्जाइटी की वजह से सेंस ऑफ वीकनेस ज़्यादा फील होता है। तो वीकनेस का और वीकनेस, ये वीकनेस ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होता है, right, क्योंकि ये जस्ट ओवर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सिक्रीशंस है। हाँ, तो ये बाहर निकलने की वजह से या फिर मास्टरबेशन की वजह से वीकनेस होना, ये कहीं पे भी साइंटिफिकली कोरिलेटेड नहीं है। ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल सेटबैक ज़्यादा होता है। राइट, वही मैं चाह रहा था कि कॉमन पेशेंट इसमें मिलते रहते हैं। तो अब इसके यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, इसके लिए डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन ज़रूरी है, साथ में सोनोग्राफी करना या स्कैनिंग करना, ये दो चीज़ें भी उसमें हमको करना पड़ेगा शायद। तो उसके साथ सोनोग्राफी में ख़ास तौर पर क्या देखना पड़ेगा? सोनोग्राफी में हम लोग बेसिकली प्रोस्टेट का ग्लैंड कितना बड़ा हुआ ये देखते हैं, प्रोस्टेट साइज देखते हैं। प्रोस्टेट साइज की वजह से ब्लैडर पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, किडनी पे इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर निगलेक्टेड स्टेज में आ रहे हैं तो ब्लैडर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है और इवन किडनीज पे भी असर पड़ता है। कल शाम की ही बात थी, एक ऐसे ही बुजुर्ग आए थे जो 3 महीने से डिले करते हुए आए। कल जब हमारे पास पहुंचे तो ऑलरेडी रिटेंशन, मतलब यूरिन कम्प्लीटली ब्लॉक था, ब्लैडर में तकरीबन 1.5 से 2 लीटर यूरिन जमा था। उस वजह से दोनों किडनीज पे सूजन आ गई थी और क्रिएटिनिन 8 पे था, पोटेशियम वाज एट 6.5। सो ऑलमोस्ट लाइफ एंड डेथ सिनेरियो तक पहुंच गए थे, एक सिंपल वजह से कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम वाज निगलेक्टेड। सो अभी उनको धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इसमें ये इम्पैक्ट, ये असेसमेंट होता है कि ब्लैडर पे क्या इम्पैक्ट है, किडनीज कैसे हैं और प्रोस्टेट का साइज क्या है। राइट, तो यानी उसमें स्कैनिंग करते हुए खासतौर पर अपने डॉक्टर को ये जो कहना है कि पोस्ट वाइड यूरिन का जो कंसेप्ट है, उसके बारे में ज़रा बताइए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अपने को ये असेस करना है कि रुकावट कितने हद तक हो रही है। रुकावट असेस करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो यूरोफ्लोमेट्री जिसमें एग्जैक्ट अपने को इन्फॉर्मेशन मिलता है, दूसरा इनडायरेक्ट तरीका ये है कि ब्लैडर कितनी हद तक एफिशिएंटली एम्प्टी कर पा रहा है। तो एम्प्टी कितना कर पा रहा है ये तभी असेस कर पाएंगे जब तक पेशाब पास करने से पहले प्री वॉइड और पेशाब करने के बाद कितना यूरिन बच रहा है पोस्ट वाइड रिटेन। तो ये पीवीआर असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके रेशियो पे पता चलता है कि हाँ ब्लैडर में कितना रुकावट आ रहा है। तो सर्जन से फिजिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी मैंडेटरी है, क्योंकि ये फर्स्ट असेसमेंट में अपने को
अगर अल्ट्रासाउंड इमीडिएटली अवेलेबल नहीं भी होता है तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से डायरेक्टली प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज असेस कर पाते हैं, और ब्लैडर अगर ओवर डिस्टेंडेड है तो वो भी मालूम पड़ता है। इसके अलावा कुछ और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो भी मालूम पड़ता है। तो लाइक सेइंग है कि जब तक फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है तो असेसमेंट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब किसी पेशेंट का ये हो गया कि उनका चेकअप हो गया, डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया, प्रोस्टेट जो है मैन्युअली हाथ से भी उन्होंने चेक किया, स्कैनिंग करवाया और पता चला कि पोस्ट वाइट जो यूरिन है यानी पूरा उनका पेशाब का थैली पूरा एम्प्टी नहीं हो रहा है और पेशाब का रिटेंशन है, और ब्लड टेस्ट वगैरह भी सब हो गए, PSA नॉर्मल है। तो अब उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट किस लाइन से जाते हैं, उसमें मेडिसिन का कितना रोल है और ऑपरेशन ही करना ज़रूरी है या उसको डिले किया जा सकता है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने हाईलाइट किया, ऑपरेशन ही ज़रूरी है क्या? ये कॉमन पब्लिक में ये डर होता है हाँ, कि अगर जैसे ही मैं ये जाके डर की बोलूं- वजह से लोग क्या करते हैं, वो बायोकेमिक, आयुर्वेदिक, यूनानी हाँ। और ये दूसरे ट्रीटमेंट लेते हैं ताकि उनको- डॉक्टर्स को अवॉइड कर सकें। डॉक्टर्स को अवॉइड कर, क्योंकि डॉक्टर शायद ऑपरेशन बताएंगे। अब इसमें ये जो दवाएं मैंने बताया कि बायोकेमिक है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, ये आमतौर पर सर्टिफाइड डॉक्टर से नहीं लेते हैं लोग। कोई मशहूर हो जाता है कि इसके पास इसका ट्रीटमेंट है, जो बगैर डिग्री वाला जी। जो होता है, यानी आपके झोला छाप डॉक्टर जिनको कहते हैं, उनके ट्रीटमेंट ये लोग लेते फिरते रहते हैं। और उसके बाद वो जो आपने बताया कि कोई कॉम्प्लिकेशन में चले गया, अभी जो परसों का जी। पेशेंट आपका, तो उस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है कि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के सिलसिले में लोगों को खौफ है, तो उस सिलसिले को जरा जी, कई बार क्लियर ऐसे कीजिए। होता है, वो जाके फार्मासिस्ट से बोलते हैं कि पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब कम आ रहा है, उनको बोलने में भी असेसमेंट होता है, प्रॉब्लम होता है, और वो एक सेंटेंस पे फार्मेसी पे बैठा हुआ बच्चा ये असेस करता है, ये सोचता है कि क्या शायद हो सके और क्या देना, तो उसको ऐसे ही लगता है कि पेशाब कम आ रहा है तो पेशाब ज़्यादा आने की दवा दे दो, और कॉमनली इलास्टिक्स टैबलेट दिया जाता है, जिस वजह से पेशाब ज़्यादा फॉर्म होता है। यहाँ पे पेशाब का फॉर्मेशन का इशू नहीं है, पेशाब का रुकावट हो रहा है, तो उस वजह से एक्चुअली रिटेंशन ज़्यादा फॉर्म हो जाता है, निकलना बंद है तो और वो बना के और रिटेंशन बन force जाता ज़्यादा है। कर देता है। निकलने का प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा पेशाब जी, बनाने तो की इसका सिंपल मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा प्रोस्टेट पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल मेडिसिन इतने एफिशिएंट आए हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं, सिर्फ मेडिसिन पे ही 90% से ज़्यादा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पेशेंट्स को हम लोग हैंडल करते हैं। अच्छा, 90%? 90%। देखिए, अभी लोगों को पता ही और नहीं। इतना मेजर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम ही नहीं था, सिर्फ एक टैबलेट रात में लेनी होती है, जो सेफली दूसरे सारे मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स हैं और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ अपने डर के ऊपर काबू पाने की बात है, तो और ट्रीटमेंट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ऐसे कुछ नहीं कि निगलेक्ट करते हुए जा रहे हैं, साइंटिफिकली कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट होता है। वेरी गुड। सिर्फ 10% पेशेंट्स में जिनमें मेडिसिन इफेक्ट नहीं करता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा है जिसमें मेडिसिन अपने को पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, उनमें जाके हम लोग लेज़र प्रोसीजर का रिकमेंडेशन करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लेज़र प्रोसीजर और जो कॉमन सर्जरी से जो डर है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। लेज़र प्रोसीजर में पहली बात, ना कोई कट्स है ना कोई स्टिचेस है, ठीक है, तो बगैर टाके का ऑपरेशन जी, है। बगैर टाके का ऑपरेशन है। दूसरी बात, कोई भी बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, दूसरे दिन से पेशेंट वॉक करता है, नॉर्मल डाइट पे है, कोई बेड रेस्ट नहीं है, कोई डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसमें ये लेजर प्रोसीजर्स में ना कोई कट्स है, ना स्टिचेस है, ना बेड रेस्ट है, ना डाइट रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरे दिन जब डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने नॉर्मल सारे काम को रिज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सर्जरी के मुतालिक जो डर बना हुआ है, ये लेजर प्रोसीजर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये डर से अपने आप को बाहर निकालना जरूरी जरूरी होता है। अच्छा, ये किसी को 10% लोगों में समझिए ऑपरेशन की ज़रूरत थी और ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद सेक्सुअल पावर पे, सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई असर पड़ता है उसका? ना, सेक्सुअल एक्टिविटी पे ये एक और जिस जो है जो मिसकंसेप्शन बड़ा है, मिसकंसेप्शन होता है, जिस वजह से भी लोग सर्जरी से डरते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं होता है, सेक्स वापस उसी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता 1 महीने का गैप हम लोग सजेस्ट करते हैं। एक इम्पैक्ट जो होता है, जो अगर नॉर्मल लेजर सर्जरीज करते हैं तो सेक्स करने के बाद स्पर्म्स जो बाहर आते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यूरिन पैसेज ओपन होता है तो स्पर्म्स पीछे की तरफ जाते हैं, यूरिन में मिक्स होके आता है, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन इसको बोलते हैं। तो ये ऐसे होता है कि जैसे मान के चलिए कोई कॉन्डम पहन के सेक्स कर रहा है, तो सेक्स करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन
स्पर्म्स की क्वांटिटी जो दिखती है वो कम होगी, इजैकुलेशन थोड़ा क्वांटिटी कम होगा, Ejaculation उसकी कम वजह होगा। से कुछ हाँ महसूस हो सकता जी, है कि कुछ लेकिन गड़बड़ हो रही है। सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगेन वहाँ पर साइकोलॉजिकल जी। सोच का ओपन हाँ, रखना ज़रूरी है वहाँ यस पे, क्योंकि ये चीज़ को लेकर भी कई लोग अवॉइड करते हैं कि इस तरह लेकिन अगर स्पर्म थोड़े कम भी हो गए तो वो एज ऐसी होती है कि 40-50 साल की, तो ऑलरेडी फैमिली कंप्लीट उसका हुई हुई रहती है। उसका सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, नहीं तो सिर्फ बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं होते, तो अगर 50-60 के बाद अगर किसी को नॉर्मली बच्चों के बारे में नहीं सोचते तो यूजुअल इम्पैक्ट नहीं होता है। ये इसी वजह से हम लोग कोई अगर अर्ली ऑनसेट हो रहा है, जैसे 45-50 में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आ रहा है, तो इन पेशेंट्स में हम लोग डायरेक्टली ये ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट करते, क्योंकि वहाँ पे रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है और स्पर्म्स नहीं आ रहे, तो अगर उनको शायद वापस भी अगर और फैमिली और बच्चे चाहिए हो तो उस पर इम्पैक्ट करता है, या फिर अभी जो है सेक्सुअल प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, उनको एक्सेप्टेबल ना हो यंगर एज ग्रुप में, तो इनमें न्यूअर मोडालिटीज आए हैं, अच्छा, जिसमें वाटर वेपर थेरेपी, रेज्यूम थेरेपी बोलते हैं, ओके, या फिर यूरोलिफ्ट थेरेपी है, ओके, या फिर आईटिन थेरेपी। ये 3 टेक्नोलॉजी ऐसे आई हुए हैं जो 3 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। अच्छा, सो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो एटलीस्ट हम लोग लेजर में कम से कम 30-40 मिनट का प्रोसीजर और 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ 3 मिनट का प्रोसीजर है, 3 घंटे का हॉस्पिटल स्टे और पेशेंट इज बैक टू होम। तो फर्क कॉस्ट में आ गया थोड़ा, कॉस्ट में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन एडवांटेजेस ये है कि एब्सोल्युटली नो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स और ना के बराबर हॉस्पिटल स्टे। वेरी गुड। ये भी लोगों को पता नहीं है, वही पुराने ज़माने का, यानी 2 दिन एडमिट तो रहना। अभी ऐसा है सिचुएशन, लेजर के बारे में ही लोगों को मालूमात कम है, ये तो तो आगे ये तो अभी रिसेंटली आई हुई टेक्नोलॉजी है, लेकिन यस ये आपके हॉस्पिटल में रेगुलरली होती हैं, बिल्कुल, रेगुलरली आप ये सब करते हैं। वेरी नाइस। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोस्टेट के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर बताया, जो हमारे कॉमन सवालात हैं, जो आम क्वेश्चन हैं हमारे, उनको अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है यहाँ पर। अब आप एक बार यहाँ पर वीडियो पॉज करके वापस जाकर वो तमाम सिम्टम्स को वापस सुन लीजिए कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते क्या हैं, उनको फ़ौरन जाकर टेस्ट करवाकर, डॉक्टर साहब से मिलकर, सोनोग्राफी करवाकर, यूरिन का टेस्ट करवाकर, हमको ये देखना ज़रूरी है कि अगर हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है तो सिर्फ एक गोली से उसका इलाज होने वाला है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा है कि आगे जाके ऑपरेशन की भी ज़रूरत है तो बेहतरीन ऑपरेशन, 3 मिनट का ऑपरेशन और 3 घंटे में घर को जाने का सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि डॉक्टर साहब जो है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में कंसल्टेंट हैं हैदराबाद में, तो वहाँ पर ये ऑपरेशन अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर इनकी जो है ख़िदमत आप ले सकते हैं, इनकी सर्विसेज वहाँ पर आप ले सकते हैं। अभी जैसे हमारे इंट्रोडक्शन में आया कि यूरिन का लीक होना, ये लेडीज़ में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा है, जेंट्स में भी आ जाता है। कभी कभी तो यंग लेडीज़ भी कहती हैं इसके सिलसिले में कि यूरिन लीक हो रहा है, यानी उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि काम करते हुए जैसे कोई वज़न उठा लिया तो यूरिन लीक हो गया, या यानी ओल्ड लेडीज़ में तो ये होता है कि वो जाने तक निकल जाता है, तो उसकी क्या रीज़न से, इनसे हटके, इन्फेक्शन से हटके और क्या रीज़न्स उसके हो सकते हैं? जी सर, जैसे आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि यूरिन लीकेज के मसले 2 तरीके के होते हैं। एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी पे जैसे होना, जैसा कुछ खांसे या फिर छींकने पे या फिर नीचे से झुक के कुछ उठाए, तो जब पेट पे प्रेशर ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो यूरिन लीकेज होता है, तो उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो ये लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान मसल्स काफ़ी स्ट्रेच होते हैं। पेल्विक मसल स्ट्रेच होने के बाद अगर कुछ खास करके लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर ऐसे हुआ है एंड डिलीवरी को ज़्यादा डिलीवरी का वक्त ज़्यादा लग रहा है, या फिर किसी वजह से पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस नहीं हुए हैं और पेल्विक मसल टोन काफ़ी लो है, तो इस वजह से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन पैसेज है, जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, उसको क्लोजर का इफेक्ट कम होता है। तो पेल्विक मसल वीकनेस की वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, खांसने पे, छींकने पे यूरिन लीक होना है। पेल्विक मसल्स का मतलब हमारे जो नीचे के मसल्स है, कमर के नीचे के जो मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेस, उनकी ताकत के बारे में डॉक्टर साहब बात करें, उनकी एक्सरसाइजेस के बारे में हम बाद में बात करें। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है पहली चीज़। दूसरा टाइप ऑफ यूरिन लीकेज ऐसा होता है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, मतलब ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, ब्लैडर जैसा रिलैक्स होना चाहिए उतना रिलैक्स हो नहीं पा रहा है। जैसे ही यूरिन ब्लैडर फिल होने के सेंसेशन आते हैं, नॉर्मली वॉशरूम को जाने तक का उनको मौका नहीं मिलता, तो आए जैसा लगता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते और यूरिन लीक हो जाता है। ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये अक्सर
एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, सो अक्सर 40s 50s एंड 60s में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। मेल्स में प्रोस्टेट के अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर ये कॉमन एंटिटी होती है जिसकी वजह से भी अपने को यूरिन लीकेज होता है, लेकिन रिलेटिवली मेल्स में यूरिन का लीकेज का प्रॉब्लम काफ़ी कम है। एक और अनकॉमन चीज़ जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, खास करके पार्किंसंस डिजीज जो अभी ऑफ लेट लास्ट 10 ईयर्स में उसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है, उस वजह से भी ये यूरिन लीकेज का इश्यूज काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो ये कॉमन रीजंस है। इसको हम लोग जब भी कोई पेशेंट आता है यूरिन लीकेज के साथ, इसको एड्रेस करते हैं कि एक्चुअल कंपोनेंट क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट कितना है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस कंपोनेंट कितना है, वीकनेस कितना है, और कंट्रोल का इश्यूज कितना है, और इसके एट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कैसे हैं, इन्फेक्शन है, अनकंट्रोल्ड शुगर्स है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए मेडिकेशंस फर्स्ट लाइन रहता है, उसके साथ साथ पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज जिसको कीगल एक्सरसाइजेज कॉमनली बोलते हैं, वो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो सेकेंड लेवल मैनेजमेंट में जाते हैं। सेकेंड लेवल ट्रीटमेंट में अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए बोटॉक्स थेरेपी होती है। ब्लैडर में बोटॉक्स इंजेक्शन देने के बाद में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आ जाता है, कंट्रोल ऑन रिलैक्सेशन बेटर रहता है। अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, छींकने पे खांसने पे लीकेज है, और एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन, इससे अगर बात नहीं बन रही है तो फिर छोटा सर्जरी होती है जिसमें एक मेश का टेप लगाते हुए यूरेथ्रा को नीचे से सपोर्ट देते हैं, टीओटी मेश थेरेपी बोलते हैं। तो स्लिंग सर्जरी होती है। तो ये ब्लैडर आउटलेट के जो सपोर्टिंग मैकेनिज्म है उसको रीइंफोर्स करता है। तो ये एक 10 to 15 मिनट्स के प्रोसीजर से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस 99% से ज़्यादा पेशेंट्स में पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। केगल्स एक्सरसाइज के सिलसिले में आपको देखना चाहिए, केगल्स एक्सरसाइज आप सर्च करेंगे तो उसकी वर्जिश आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। उसमें ये होता है कि पेल्विक मसल्स जो हैं उसको मजबूत बनाने की एक्सरसाइज है। मैं अगर आपको बताऊं कि उसको करने का तरीका ये है कि जब यूरिन पास कर रहे हैं, उसमें वन ऑफ द मेथड है, एक तरीका है कि जब हम यूरिन पास कर रहे हैं तो बीच में अचानक यूरिन को रोकना चाहिए, तो उसकी वजह से मसल्स को काम करने का मौका मिलता है, उसमें मसल्स में ताकत पैदा होती है जिसकी वजह से पेशाब रोकने की ताकत बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। और केगल्स एक्सरसाइज दूसरे भी हैं। पहले लोग नीचे बैठकर काम करते थे, नीचे बैठ के झाड़ते थे और वज़न उठाया करते थे, तो ये एक्सरसाइज अपने आप होती थी। लेकिन अब जो है उसको स्पेशली आपको देखकर करना चाहिए। हो सकता है हम अपने चैनल पर उस केगल्स एक्सरसाइज का वीडियो भी शेयर करेंगे, शायद एनिमेशन में आप उसको देख सकते हैं। आज का हमारा इस पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैंसर। यानी अब कैंसर तो किडनी का भी हो सकता है, ब्लैडर का भी हो सकता है, प्रोस्टेट का भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो आपने बता दिया, तो क्या यूरिनरी ब्लैडर के भी कैंसर्स बहुत कॉमन है या उतने कॉमन नहीं है? बिल्कुल, जैसे सारे डॉक्टर्स हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि पिछले 20 साल से कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा। हर ऑर्गन के कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे ही किडनी का कैंसर तकरीबन 2 से 3 गुना बढ़ा है। प्रोस्टेट का कैंसर इंडिया में तकरीबन 6 से 8 गुना बढ़ गया है पिछले 20 साल में। और पिछले 20 साल में क्या चेंज हुआ है? सिर्फ अपना मेजरली लाइफस्टाइल पैटर्न्स चेंज हुए हैं। अडल्ट्रेशन ज़्यादा हो चुका है, केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है। ये तो हमारे कंट्रोल से, डायरेक्टली कंट्रोल से बाहर है। जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है वो स्मोकिंग एंड टोबैको इंटेक है। अच्छा। सो इस वजह से टोबैको एंड स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन किडनी कैंसर एंड ब्लैडर कैंसर से है। ओके। सो स्मोकर्स में आमतौर पर स्मोकिंग का ताल्लुक सिर्फ ब्रेन और हार्ट से, लंग कैंसर से लगाया जाता है जी। ब्लैडर और प्रोस्टेट से भी उतना ही है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जी। जब स्मोक करते हैं तो जो केमिकल्स कार्सिनोजेंस अब्जॉर्ब होते हैं वो हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करते हैं, और इससे किडनी और ब्लैडर भी अनछुए नहीं है। तो ब्लैडर कैंसर भी बढ़ते जा रहा है। ब्लैडर कैंसर से कॉमनेस्ट सिम्टम जो होता है यूरिन में ब्लड दिखना होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? 2 अलग अलग किस्म के होते हैं। लो ग्रेड ब्लैडर कैंसर रहता है जिसमें कई सारे ब्लैडर ट्यूमर्स होते हैं और हर 2 से 3 साल को ब्लैडर ट्यूमर्स रिपीटेडली आते रहते हैं। या फिर हाई ग्रेड अगर होता है तो उसमें ब्लैडर में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कंप्लीट यूरिन ब्लैडर को निकालने की सर्जरी भी ज़रूरत पड़ सकती है और लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। ये पहले काफ़ी कम पाया जाता था, पिछले 10 से 15 सालों में इसका इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। ज़्यादा पेशेंट्स इसके आने लगे हैं। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक सिम्टम बोला, उस पर आप लोग रुक जाएंगे कि पेशाब में खून का आना। लेकिन पेशाब में खून का आना कैंसर का सिम्टम तो है, लेकिन उससे पहले पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन अगर सीवियर हो गया, पुराना हो गया, तो उसमें भी बार बार पेशाब में खून आना होता है। कि आज के ज़माने में फ्रॉम यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव
सही माने में फूल वही है जो अपने सिम्टम्स को निग्लेक्ट करे। जो यूरिनरी सिम्टम्स को निग्लेक्ट कर रहा है, यूरिन में ब्लड को निग्लेक्ट कर रहा है, पेट में दर्द को निग्लेक्ट कर रहा है, यूरिन लीकेज को निग्लेक्ट कर रहा है, तो सही मानों में अप्रैल फूल वही है। वाह, तो आज का हमारा पोस्टकास्ट का यहाँ पर टाइम अब ख़त्म होता है। अब हम अगले पोस्टकास्ट के लिए तैयारी करेंगे, उसमें हम किडनी स्टोन से रिलेटेड डिटेल बात करेंगे, क्योंकि किडनी स्टोन का एक जो टॉपिक है बहुत बड़ा है और हमारे पास कई सवालात उसके होते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस पॉडकास्ट में बाकी तमाम चीज़ों को हम कवर कर सकें। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में हमसे ज़रूर ये बताइए कि और आप किन बीमारियों पर डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहेंगे और कौन से बीमारियों को लेकर हम डिटेल में और वीडियो बनाएं, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके और लोगों की सेहत के सिलसिले में ये पॉडकास्ट हेल्प कर सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार कीजिए। एक अच्छे पॉडकास्ट के साथ, डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे बहुत जल्द। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।